जय हिंद। आज हम बात करेंगे क्लास 7th की ज्योग्राफी के चैप्टर 5 के बारे में, वाटर के बारे में। बेसिकली इस चैप्टर में वाटर से रिलेटेड जितनी भी बेसिक टर्मिनोलॉजी है, जितनी भी बेसिक ज्योग्राफी है, उसके बारे में बातचीत की गई है। और चैप्टर शुरू होता है बड़े ही इनोसेंट ऑब्जर्वेशन के साथ में। दोपहर का टाइम है, फर्श के ऊपर पानी गिरा हुआ है। अगर आप नोटिस करोगे तो कुछ देर के बाद वो पानी गायब हो जाता है। सवाल ही पूछा गया है, वेयर डज दी वाटर गो, ये पानी जाता कहाँ पर है। और इस कॉन्टेक्स्ट में बातचीत हमने इससे पिछले वाले सेशन में ही की थी। होता क्या है, सन की हीट की वजह से वाटर इवेपोरेट होता है और इवेपोरेट होकर वाटर वेपर में कन्वर्ट होता है। और ये जो वाटर वेपर है, ये जैसे जैसे ऊपर की तरफ राइज करता है, ये कूल डाउन होता है, ये ठंडा होना शुरू हो जाता है और अल्टीमेटली ये वाटर वेपर कूल डाउन होकर कंडेंस हो जाता है और क्लाउड्स फॉर्म हो जाते हैं। और जब ये क्लाउड्स इतने भारी हो जाते हैं कि एयर इनके वेट को कैरी ना कर पाए, तो यही क्लाउड्स वापस से वाटर ड्रॉपलेट्स के फॉर्म में, प्रेसिपिटेशन के फॉर्म में लैंड के ऊपर, सी के ऊपर, लैंड के वेरियस हिस्सों के ऊपर गिरना शुरू हो जाता है। और वही लिखा हुआ है टेक्स्ट में, द सन्स हीट कॉजेज इवेपोरेशन ऑफ वाटर इनटू वेपर। व्हेन द वाटर वेपर कूल्स डाउन, इट कंडेंसेस एंड फॉर्म्स क्लाउड्स। From there it may fall on the land or sea in the form of rain, snow और sleet। सन की हीट की वजह से वाटर इवेपोरेट हुआ, वेपर में कन्वर्ट हुआ। वेपर जैसे जैसे ऊपर की तरफ उठता है, ये वेपर कूल डाउन हो जाता है और अल्टीमेटली कंडेंस होकर क्लाउड्स फॉर्म हो जाते हैं। और फिर जब ये क्लाउड्स इतने भारी हो जाते हैं कि एयर इनके वेट को कैरी ना कर पाए, तो यही क्लाउड्स प्रेसिपिटेशन के फॉर्म में, कभी रेन के फॉर्म में, कभी स्नो के फॉर्म में, कभी स्लीट के फॉर्म में लैंड के ऊपर, सी के ऊपर वापस से आके गिरता है। और ये जो वाटर कंटिन्यूसली अपने फॉर्म को चेंज कर रहा है, भाई फॉर्म चेंज हो ही रही है ना, कि पहले वाटर जो है वो लिक्विड फॉर्म में था, फिर इवेपोरेट हुआ, वेपर बना, फिर ऊपर जाके कंडेंस हुआ, क्लाउड्स बने, और फिर वापस से वाटर ड्रॉपलेट्स के फॉर्म में या स्नो के फॉर्म में या स्लीट के फॉर्म में ये पानी नीचे आ रहा है। तो ये वाटर कॉन्स्टेंटली अपने फॉर्म को चेंज कर रहा है और सर्कुलेट कर रहा है बिटवीन ओशियंस, एटमॉस्फेयर एंड लैंड। ये जो वाटर का कॉन्स्टेंटली अपने फॉर्म को चेंज करना और ओशियंस, एटमॉस्फेयर और लैंड में सर्कुलेट करना, इसको बुलाया जाता है वाटर साइकिल। इसे क्या बुलाया जाता है? वाटर साइकिल। दो चीज़ें पढ़ी अभी तक अपन ने। एक तो अपन ने ये देखा कि सन की हीट की वजह से वाटर इवेपोरेट होता है, वेपर में कन्वर्ट होता है। वाटर वेपर जैसे जैसे ऊपर जाता है कूल डाउन होता है, कंडेंस होता है, क्लाउड्स बनते हैं। और जब ये क्लाउड्स इतने भारी हो जाते हैं कि एयर इनके वेट को कैरी ना कर पाए, तो यही क्लाउड्स वापस से जमीन पर आते हैं प्रेसिपिटेशन के फॉर्म में। और दूसरा हमने पढ़ा वाटर साइकिल के बारे में, द प्रोसेस बाय विच वाटर कंटिन्यूसली चेंजेस इट्स फॉर्म एंड सर्कुलेट्स बिटवीन ओशियंस, एटमॉस्फेयर एंड लैंड इज नोन एज वाटर साइकिल। और इस कॉन्टेक्स्ट में आवर अर्थ इज लाइक अ टेरेरियम। टेरेरियम क्या होता है? टेरेरियम इज एन आर्टिफिशियल एनक्लोजर फॉर कीपिंग स्मॉल हाउस प्लांट्स। घर के छोटे प्लांट्स को रखने के लिए एक आर्टिफिशियल एनक्लोजर, आर्टिफिशियल सिस्टम को बुलाया जाता है टेरेरियम। ये जो डायग्राम है, ये है टेरेरियम का डायग्राम। आपने एक टर्म सुना होगा एक्वेरियम। एक्वेरियम भी क्या है? एक तरीके से फिशेस को रखने के लिए आर्टिफिशियल सिस्टम है। वैसे ही स्मॉल हाउस प्लांट्स के लिए जो आर्टिफिशियल एनक्लोजर है, उसे बुलाया जाता है टेरेरियम। वाटर के कॉन्टेक्स्ट में आवर अर्थ इज लाइक अ टेरेरियम। एक तरीके से सेम वही वाटर है जो सेंचुरीज से अर्थ के ऊपर एग्जिस्ट करता है, और उसी वाटर को कभी अपन इरिगेशन में काम लेते हैं, कभी ड्रिंकिंग के लिए काम लेते हैं, कभी वही पानी किसी नदी में बह रहा होता है। बेसिकली हो क्या रहा है, ये जो लैंड के ऊपर, सी के ऊपर वाटर है, ये इवेपोरेट हो रहा है, ऊपर जाके कंडेंस हो रहा है, क्लाउड्स बन रहे हैं, और फिर वापस से प्रेसिपिटेशन हो रहा है। और प्रेसिपिटेशन किसी एक पर्टिकुलर जगह पे नहीं हो रहा, कहीं भी हो सकता है। तो यही पानी है जो कि घूम रहा है इधर से उधर। लेकिन अपने को पता है कि हमारे अर्थ के सरफेस के ऊपर फ्रेश वाटर बेहद कम है, सिर्फ 2.5% इज फ्रेश वाटर। और फ्रेश वाटर कहाँ मिलता है? रिवर्स में मिलता है, पॉन्ड्स में मिलता है, स्प्रिंग्स में मिलता है, ग्लेशियर्स में मिलता है। और जो ज़्यादातर पानी है वो मिलता है ओशन बॉडीज़ में, सीज़ में। लेकिन ओशंस में, सीज़ में जो पानी मिलता है वो बेहद सॉल्टी वाटर होता है, और सॉल्टी वाटर को ह्यूमन बींग्स यूज़ नहीं कर सकते हैं। ये जो ओशंस का वाटर है, ये बेहद सॉल्टी है, बेहद सलाइन है, बिकॉज इस ओशन वाटर में होता है सोडियम क्लोराइड। इस ओशन वाटर में होता है कॉमन टेबल सॉल्ट। और सॉल्ट की मात्रा इतनी ज़्यादा होती है कि हम इस पानी को डायरेक्टली यूज़ नहीं कर सकते हैं। ये पानी हमारे लिए यूजेबल नहीं है, ये पानी फ्रेश वाटर नहीं है। अच्छा, एक फिगर दे रखा है वर्ल्ड के मेजर सीज, लेक्स और रिवर्स के बारे में।
हालांकि 7th क्लास के हिसाब से ये फिगर उतना इंपॉर्टेंट है नहीं, लेकिन यूपीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा सा अपन निगाह में डाल लेते हैं चीज़ों को। ये अपने को पता ही है, ये इंडियन ओशन है, इधर ये अटलांटिक ओशन है, इधर पैसिफिक ओशन है, इधर नीचे देखोगे तो सदर्न ओशन है, ऊपर देखोगे तो ये आर्कटिक ओशन है। इंडिया के आसपास इधर ये अरेबियन सी है और इधर ईस्ट में देखोगे तो वे ऑफ बंगाल है। इंडिया की 2 बड़ी प्रोमिनेंट रिवर, एक का नाम ब्रह्मपुत्र ये रही और दूसरी का नाम गंगा ये रही। ये जो कैस्पियन सी है ये यूपीएससी के पर्सपेक्टिव से बड़ा इंपॉर्टेंट है। कैस्पियन सी के आसपास की जितनी भी कंट्रीज़ हैं उनके बारे में पूछ लिया जाता है। जैसे मैप खोल के देख लेना थोड़ा, इधर देखोगे तो इधर अजरबैजान नाम की एक कंट्री है, इधर नीचे ईरान है, इधर देखोगे तो इधर तुर्कमेनिस्तान है, इधर देखोगे तो कजाकिस्तान है, इधर देखोगे तो रशिया है। तो कैस्पियन सी को थोड़ा ढंग से देख लेना। इधर ये साउथ चाइना सी है, ये भी खूब न्यूज़ में रहता है बिकॉज ऑफ चाइनीज़ अग्रेशन। इसके आसपास के अगर कंट्रीज़ को देखोगे तो इधर साइड में तो बहुत सारे हैं, जैसे थाईलैंड है, जैसे कंबोडिया है, जैसे वियतनाम है, ऊपर चाइना है ही। इधर देखोगे तो इधर फिलीपींस है, यहाँ पे अगर देखोगे तो जापान है। तो साउथ चाइना सी की भी ज्योग्राफी थोड़ी देख लेना। फिर इसके अलावा ये मेडिटेरियन सी है, ये भी इंपॉर्टेंट है। इधर ब्लैक सी है, ब्लैक सी के आसपास के कंट्रीज़ को भी देख लेना। बाकी अफ्रीका में एक नाइजर रिवर दिखाई गई है, नाइल रिवर अपन ने पढ़ी हुई है, कॉन्गो रिवर है, इधर ऑरेंज रिवर है, ये लेक विक्टोरिया है। ऑस्ट्रेलिया में ये डार्लिंग रिवर है। फिर इसके अलावा इधर नॉर्थ अमेरिका में आओगे तो ये सॉल्ट लेक सिटी है, इधर लेक हुरोन, लेक सुपीरियर, ये 4-5 लेक्स हैं जो कि बड़ी इंपॉर्टेंट हैं। मिसिसिपी रिवर है। इन 4-5 लेक्स को, रिवर्स को देख लेना नॉर्थ अमेरिका की जो इंपॉर्टेंट है। फिर इधर साउथ अमेरिका में देखोगे तो अमेजॉन रिवर है, ये कैरेबियन सी है। हालांकि 7th के हिसाब से उतना इंपॉर्टेंट मैप नहीं है, लेकिन यूपीएससी के पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है। मैपिंग को अभी थोड़ा दिमाग में रखो ताकि आगे जाके थोड़ा इजी रहे चीज़ें। आज के लिए होमवर्क ये है कि कैस्पियन सी के आसपास की कंट्रीज़, ब्लैक सी के आसपास की कंट्रीज़ और साउथ चाइना सी के आसपास की कंट्रीज़, इनको एक बार नोट कर लो, इनको एक बार देख लो। अच्छा, अभी तक अपन ने क्या बात करी? हमने सबसे पहले बात ये की कि सन की हीट की वजह से वाटर इवेपोरेट होता है, वेपर में कन्वर्ट होता है, वेपर जैसे जैसे ऊपर उठता है कूल डाउन होता है, अल्टीमेटली कंडेंस होता है, क्लाउड्स फॉर्म होते हैं, और जब ये क्लाउड्स इतने भारी हो जाते हैं कि एयर इनके वेट को कैरी ना कर पाए, तो यही क्लाउड्स वाटर ड्रॉपलेट्स के फॉर्म में, प्रेसिपिटेशन के फॉर्म में वापस से अर्थ के सरफेस के ऊपर आते हैं। दूसरा हमने बात की वाटर साइकिल के बारे में। ये जो वाटर कॉन्स्टेंटली अपनी फॉर्म को चेंज कर रहा है और ओशंस, एटमॉस्फेयर और लैंड के बीच में सर्कुलेट कर रहा है, इसी को अपन बोलते हैं वाटर साइकिल। फ्रेश वाटर सिर्फ 2.5% है, सॉल्टी वाटर ज़्यादातर है, मोस्ट ऑफ द वाटर इज सॉल्टी वाटर, जो ओशंस में, जो सीज में है। और सीज में, ओशंस में ये जो सॉल्टी वाटर है, ये क्यों है? बिकॉज सॉल्ट कंटेंट ज़्यादा है। सोडियम क्लोराइड, कॉमन टेबल सॉल्ट, ज़्यादातर मिलने वाला सॉल्ट है जो कि ओशंस में मिलता है। अब बात करेंगे अपन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर बॉडीज़ के बारे में। ये अपने को पता ही है कि हमारे अर्थ के सरफेस के ऊपर 3/4 हिस्से में पानी है, मतलब ऑलमोस्ट 70% ऑफ द अर्थ इज कवर्ड विद वाटर। लेकिन इसके बावजूद हम सुनते हैं कि वाटर स्कैर्सिटी जैसी प्रॉब्लम्स हैं। क्यों हैं? बिकॉज 97.3% वाटर इज इन द ओशंस विच इज सलाइन वाटर, और क्योंकि ये सलाइन है, ये सॉल्टी वाटर है, इसको हम यूज़ नहीं कर सकते हैं। जो यूज़ करने लायक वाटर, फ्रेश वाटर है, वो सिर्फ 2.5% है, और सिर्फ इतने ही वाटर पे हमें सर्वाइव करना होता है। अच्छा, सैलिनिटी का मतलब क्या होता है? सैलिनिटी इज द अमाउंट ऑफ सॉल्ट इन ग्राम्स प्रेजेंट इन 1000 ग्राम्स ऑफ वाटर। 1000 ग्राम वाटर में कितना ग्राम सॉल्ट है उसको अपन बोलते हैं सैलिनिटी। और एवरेज सैलिनिटी कितनी होती है ओशंस की? 35 पार्ट्स पर 1000, या ये कहें कि ऑन एन एवरेज 35 ग्राम सॉल्ट होता है ओशन के 1000 ग्राम वाटर में। ओशन की सैलिनिटी ऑन एन एवरेज कितनी है कि 1000 ग्राम पानी में, ओशन के में कितना सॉल्ट होता है? 35 ग्राम सॉल्ट होता है। इजराइल में एक डेड सी मिलता है, ये जो डेड सी है इसकी सैलिनिटी है 340 ग्राम्स पर लीटर ऑफ वाटर। इतनी ज़्यादा सैलिनिटी है कि कोई भी स्विमर जो है वो इजीली इस पानी के ऊपर फ्लोट करता है, डूबता ही नहीं है, क्योंकि पानी सॉल्ट कंटेंट की वजह से बहुत ज़्यादा डेंस है। अच्छा, अपने को ये समझ में आ गया कि हमारे अर्थ के सरफेस के ऊपर ज़्यादातर वाटर जो है वो सलाइन है, और सिर्फ 2.5% वाटर जो है वो फ्रेश वाटर है। और इसीलिए वाटर को हमें बहुत इत्मीनान से, बहुत ढंग से यूज़ करने की ज़रूरत है। इसको वेस्ट नहीं कर सकते हैं, बिकॉज वाटर इज़ एब्सोल्युटली असेंशियल फॉर सर्वाइवल। पानी सर्वाइवल के लिए बेहद इंपॉर्टेंट है, और ये अपने को पता ही है। अच्छा, डू यू नो देख लेते हैं। मार्च 22 को सेलिब्रेट किया जाता है वर्ल्ड वाटर डे।
वाटर के रिगार्डिंग अवेयरनेस क्रिएट करने के लिए मार्च 22 इज सेलिब्रेटेड एज वर्ल्ड वाटर डे। अच्छा, एक डे और पढ़ा है हमने 6th क्लास में, जून 5। ये जून 5 कौन सा डे होता है, प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। मार्च 22 कौन सा है, वर्ल्ड वाटर डे है। अच्छा, अब बात की गई है ओशन सर्कुलेशन के बारे में। देखो, पॉन्ड्स अगर देखोगे, लेक्स अगर देखोगे, तो उनमें जो पानी होता है वो रुका हुआ होता है, काम वाटर होता है। लेकिन ओशन के वाटर को अगर आप देखोगे तो वो कभी भी काम नहीं होता, वो कॉन्स्टेंटली मूव कर रहा होता है, इट इज़ नेवर स्टिल। और ये जो ओशन का वाटर सर्कुलेट कर रहा है, मूव कर रहा है, इसके मूवमेंट को 3 कैटेगरीज के अंडर डिवाइड करके पढ़ा जा सकता है। एक तो ओशन का वाटर सर्कुलेट करता है इन दी फॉर्म ऑफ वेव्स, दूसरा सर्कुलेट करता है इन दी फॉर्म ऑफ टाइड्स, और तीसरा सर्कुलेट करता है इन दी फॉर्म ऑफ करंट्स। अब ये वेव्स क्या होती हैं, टाइड्स क्या होती हैं, करंट्स क्या होते हैं, उसकी बातचीत कर लेते हैं। देखो, सबसे पहले हम बात करेंगे वेव्स के बारे में। वेव्स क्या होती हैं? बेसिकली वेव्स होती क्या हैं? वेव्स का मतलब होता है लहरें, और ये लहरें जनरेट कैसे होती हैं? बड़ा सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। मान लेते हैं कि ये ओशन का वाटर है और इस ओशन वाटर के सरफेस के ऊपर विंड्स फ्लो कर रही हैं। जब ये विंड्स फ्लो करती हैं तो इस ओशन वाटर को भी अपने साथ में मूव करवाती हैं। बेसिकली विंड की जो एनर्जी है उसकी वजह से वाटर भी मूव करता है, वाटर भी आगे की तरफ पुश होता है, और इसी मूवमेंट को बुलाया जाता है वेव। और ये बड़ा सिंपल है समझना कि अगर विंड की स्पीड स्लो होगी तो वाटर का मूवमेंट भी स्लो होगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन अगर विंड की स्पीड बहुत ज़्यादा होगी तो जो वेव जनरेट होगी वो भी ह्यूज होगी, और जब वेव बहुत ज़्यादा यूज होगी तो वो डिस्ट्रक्शन भी कॉज कर सकती है। जैसे आम तौर पे मूवीज़ वगैरह में जो अपन वेव्स देखते हैं, लहरें देखते हैं, उनसे कोई दिक्कत नहीं है, उनको तो लोग इन्जॉय करते हैं। लेकिन अगर विंड की स्पीड बहुत ज़्यादा हो जाए तो जो वेव है वो भी बहुत ज़्यादा यूज होगी, और उसकी वजह से नुकसान भी होता है, डिस्ट्रक्शन भी होता है। डू यू नो में यही कहा गया है, वेव्स आर फॉर्म्ड व्हेन विंड्स स्क्रैप अक्रॉस द ओशन सरफेस। विंड्स जब ओशन सरफेस के ऊपर फ्लो करती हैं तो उस फ्लो की वजह से जो वाटर मूव होता है उसी को अपन बोलते हैं वेव्स। और ये समझना बहुत ईजी है कि जितनी ज़्यादा विंड की स्पीड होगी, जितनी स्ट्रॉन्ग विंड होगी, उतनी ही बड़ी वेव बनेगी। When the water on the surface of ocean rises and falls alternately, they are called waves। और ये वेव्स जनरेट होती हैं किसकी वजह से? विंड्स की वजह से। और विंड जितनी ज़्यादा हाई स्पीड की होगी उतनी ही बड़ी वेव बनेगी, और अगर वेव बहुत ज़्यादा बड़ी है तो वो डिस्ट्रक्शन भी कॉज कर सकती है। इनफैक्ट ओशन फ्लोर पे कोई अर्थक्वेक आ गया, कोई वॉल्केनिक इरप्शन हो गया, कोई अंडर वाटर लैंडस्लाइड हो गई, तो उसकी वजह से लार्ज अमाउंट ऑफ ओशन वाटर शिफ्ट होगा, और इस लार्ज अमाउंट ऑफ ओशन वाटर के शिफ्ट होने की वजह से जो वेव्स जनरेट होंगी उन्हें अपन बोलते हैं सुनामी। और सुनामी जो है वो हाईली डिस्ट्रक्टिव होती है। सुनामी की ऑन एन एवरेज हाइट होती है 15 मीटर की, लेकिन जो लार्जेस्ट सुनामी देखी गई है उसकी हाइट थी 150 मीटर। इनफैक्ट ये जो वेव्स हैं इनकी स्पीड थी मोर देन 700 किलोमीटर पर आवर। आप सोच सकते हो, एक नॉर्मल बाइक 100 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलती नहीं है, उससे कम पे ही चलती है। ये जो सुनामी की जो वेव्स हैं उनकी स्पीड 700 किलोमीटर पर आवर से ज़्यादा की होती है। मतलब कितना हाई डिस्ट्रक्शन कॉज कर सकती है। इंडिया में आई थी सुनामी 2004 में, और 2004 में जब इंडिया में सुनामी आई थी तो खूब सारा डिस्ट्रक्शन हुआ था। इनफैक्ट हमारा जो सदर्न मोस्ट पॉइंट था, इंदिरा पॉइंट, जो कि अंडमान एंड निकोबार आइलैंड में था, वो सबमर्ज हो गया था, वो डूब गया था। ये जो टर्म है सुनामी, ये जापानीज वर्ड है और इसका मतलब होता है हार्बर वेव्स। बेसिकली जापान में खूब सारी सुनामीज आती हैं, और ये जो सुनामी है इसकी वजह से जापान के जो हार्बर्स हैं वो डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, तो इनको बुलाया गया हार्बर वेव्स। और हार्बर वेव्स के लिए जापानीज टर्म क्या है? सुनामी। तो आज की डेट में ये सुनामी के नाम से फेमस है। बड़ी बेसिक बातचीत की हमने। क्या बातचीत करी? कि ये जो वेव्स हैं ये जनरेट होती हैं बिकॉज जो विंड ओशन सरफेस के ऊपर फ्लो कर रही होती है, उस विंड की एनर्जी की वजह से वाटर मूव होता है, और इसी को अपन बोलते हैं वेव। जितनी ज़्यादा विंड की स्पीड होगी उतनी बड़ी वेव होगी, और जितनी बड़ी वेव होगी उतना ज़्यादा डिस्ट्रक्शन होने के चांसेस हैं। इनफैक्ट ओशन फ्लोर के ऊपर अर्थक्वेक आ जाए, कोई वॉल्केनिक इरप्शन हो जाए, कोई अंडर वाटर लैंडस्लाइड हो जाए, तो ओशन वाटर में ह्यूज शिफ्ट देखने को मिलता है, और इसी को अपन बोलते हैं सुनामी। इंडिया में सुनामी आई थी 2004 में, और इस सुनामी की वजह से इंदिरा पॉइंट, जो कि हमारा सदर्न मोस्ट पॉइंट है, वो सबमर्ज हो गया, वो डूब गया।
सुनामी ये जापानीज टर्म है एक, जिसका मतलब होता है हार्बर वेव्स। 2004 में 26 दिसंबर 2004 को इंडिया में सुनामी आई, और ये जो सुनामी है ये आई थी बिकॉज ऑफ एन अर्थक्वेक। एक अर्थक्वेक आया था, और वो अर्थक्वेक का एपी सेंटर था सुमात्रा में। जावा, सुमात्रा, इंडोनेशिया वाला जो रीजन है, वहाँ पे इस अर्थक्वेक का एपी सेंटर था। और एपी सेंटर क्या होता है, इसकी बातचीत हमने पिछले ही सेशंस में की है, तो प्लीज़ लेट मी नो इन दी कमेंट सेक्शन कि एपी सेंटर क्या होता है। और ये जो अर्थक्वेक है, इसका मैग्नीट्यूड था 9 ऑन दी रिक्टर स्केल, और 9 मैग्नीट्यूड का अर्थक्वेक होना मतलब बहुत ही डिवास्टेटिंग अर्थक्वेक था। हुआ क्या, बेसिकली इंडियन प्लेट और बर्मा प्लेट जो है वो मूव करने लग गई। इंडियन प्लेट और बर्मा प्लेट से मेरा मतलब लिथोस्फेरिक प्लेट्स। बेसिकली पहले ये जो प्लेट्स हैं इनकी एक सर्टेन पोजीशन थी। अर्थक्वेक की वजह से ये दोनों प्लेट्स, इंडियन प्लेट्स और बर्मा प्लेट, ये लगभग 10 से 20 मीटर तक एक दूसरे से डिस्प्लेस हो गई, अलग हो गई। मतलब एकदम से जो इसके ऊपर पानी था वो नीचे जाने की शुरुआत हो गया, मतलब लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर जो है वो नीचे की तरफ शिफ्ट होने लग गया। लेकिन लिथोस्फेरिक प्लेट्स की एक खासियत है कि ये डूबती नहीं है कभी भी, ये वापस से अपनी पोजीशन में आ जाती हैं। बस हाँ, पोजीशन में थोड़ा बहुत चेंज होगा, वेरिएशन हो सकता है, लेकिन इनका जो जगह है, मतलब ये डूबेगी नहीं कभी भी, वापस से उसी जगह पे आ जाएगी जिस जगह से गई है। तो जब ये इंडियन प्लेट और बर्मा प्लेट वापस आई, मतलब एकदम से ऊपर आई, वापस से दोबारा से अपनी पोजीशन में आई, तो ये जो पानी नीचे गया था ये बड़ी स्पीड के साथ में एकदम ऊपर आया, और इसकी वजह से वेव्स जनरेट हुई। और ये जो वेव्स हैं इसी को अपन बोल रहे हैं सुनामी। और ये इतनी डिस्ट्रक्टिव थी कि इसकी वजह से खूब जान माल को हानि हुई। इनफैक्ट ये जो सुनामी जनरेट हुई, इसकी ट्रेवल स्पीड थी अबाउट 800 किलोमीटर पर आवर। 800 किलोमीटर पर आवर की स्पीड थी इन वेव्स में, और इसी की वजह से हाईली डिस्ट्रक्टिव भी थी। इंदिरा पॉइंट जो कि इंडिया का सदर्न मोस्ट पॉइंट था, वो भी सबमर्ज हो गया, वो भी पूरी तरीके से डूब गया। और ये तो हम तब बात कर रहे हैं जब ये जो सुनामी आई थी, इसके अर्थक्वेक का जो एपी सेंटर है वो सुमात्रा में था, मतलब इंडिया से थोड़ा दूर था। इसके बावजूद यहाँ पे जो डिस्ट्रक्शन हुआ उसकी वजह से लगभग 10,000 लोगों की जिंदगियां इफेक्ट हुई। सोचो अगर कहीं एपी सेंटर इंडिया के आसपास होता तो कितना ज़्यादा डिस्ट्रक्शन हो सकता था। इनफैक्ट सबसे ज़्यादा इफेक्ट होने वाले एरियाज थे आंध्र प्रदेश का कोस्टल एरिया, तमिलनाडु का कोस्टल एरिया, केरला का कोस्टल एरिया, पुडुचेरी और अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स। और ये हमने पढ़ा हुआ है कि अर्थक्वेक को प्रेडिक्ट करना पॉसिबल नहीं है, बट पोटेंशियल सुनामी को प्रेडिक्ट किया जा सकता है ऑन अ 3 आवर नोटिस। मतलब 3 घंटे पहले सुनामी को कुछ हद तक प्रेडिक्ट किया जा सकता है। हालांकि ज्योग्राफी में एक्यूरेट प्रेडिक्शन जैसी कोई चीज़ होती नहीं है, लेकिन हाँ, सुनामी इसको 3 घंटे के नोटिस पर प्रेडिक्ट किया जा सकता है। और सुनामी का अगर प्रेडिक्शन कर दिया गया है तो हम एक्यूरेटली प्रिपेयर कर सकते हैं खुद को। जैसे पैसिफिक ओशन में खूब सारी सुनामीज आती हैं, तो वहाँ पे अर्ली वार्निंग सिस्टम्स को इंस्टॉल किया गया है। इंडियन ओशन में उतनी ज़्यादा सुनामीज नहीं आती हैं, बिकॉज इंडियन ओशन में उतनी ज़्यादा सीस्मिक एक्टिविटीज़, अर्थक्वेक वगैरह आते नहीं हैं पैसिफिक ओशन के कंपैरिजन में। लेकिन फिर भी हमें प्रिपेयर्ड रहने की ज़रूरत है, बिकॉज कभी कभार जब भी सुनामी आती है तो उसकी वजह से लाइफ की, प्रॉपर्टी की खूब सारी डैमेज होती है। तो इसलिए हमें अर्ली वार्निंग सिस्टम्स वगैरह को इंस्टॉल करने की ज़रूरत है। हमें वाटर मूवमेंट को, कोस्टल एरियाज़ को मॉनिटर करने की ज़रूरत है। और वो सारी चीज़ें हमारे यहाँ पे कम थी जब 2004 में सुनामी आई, और इसी वजह से सुनामी का जो इम्पैक्ट था वो हाईली डिस्ट्रक्टिव था हमारे इंडिया के ऊपर। एक तो इंडिकेशन ये है सुनामी का कि एकदम से बहुत सारा पानी जो है वो विड्रॉ करता है कोस्टल रीजन्स से। बिकॉज होता क्या है, मान लो कोई अर्थक्वेक आया और प्लेट जो वो एक दूसरे से अलग हो गई हैं, तो जो पानी है वो एकदम से नीचे जाने की शुरुआत होता है। तो कोस्टल एरिया से भी जो पानी है वो एकदम से रिसीड करता है। लेकिन अपने को पता है कि प्लेट्स अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे आएंगी, और प्लेट्स जब अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे आएंगी तो वाटर दोबारा से वापस आएगा, और अब हाई स्पीड पे वापस आएगा। तो जब भी हमें ऐसा लगे कि बहुत ही ज़्यादा कोस्टल वाटर जो है वो रिसीड हो रहा है, वो वापस जा रहा है, तो हमें ये समझ लेना चाहिए कि सुनामी आने वाली है, सुनामी आने की प्रोबेबिलिटी है, पॉसिबिलिटी है, और फिर हमें खुद को एडिक्वेटली प्रिपेयर करना चाहिए। ये बात हो गई वेव्स की। इसके बाद बात आती है टाइड्स। अब टाइड्स क्या होती हैं? द रिदमिक राइज एंड फॉल ऑफ ओशन वाटर ट्वाइस इन अ डे इज कॉल्ड टाइड। ओशन वाटर का राइज करना और फॉल करना दिन में 2 बार, उसको अपन बोलते हैं टाइड। देखो होता क्या है, मान लेते हैं कि ये ओशन का फ्लोर है
और ये ओशन वाटर का लेवल है, जो नॉर्मल ओशन वाटर का लेवल है वो है ये, मतलब पानी नॉर्मली यहाँ तक रहता है। लेकिन दिन में एक पॉइंट ऑफ टाइम ऐसा आएगा जब ये पानी का लेवल राइज करके यहाँ तक हो जाएगा। जब ये पानी का लेवल राइज करके यहाँ तक हो जाएगा तो इसे अपन बोलेंगे हाई टाइड, इसे अपन क्या बोलेंगे, हाई टाइड। और एक पॉइंट ऑफ टाइम ऐसा भी आएगा जब ये पानी का लेवल नीचे चला जाएगा, मान लेते हैं कि यहाँ तक चला गया है, तो ये जो नीचे लेवल गया इसको अपन बोल देते हैं लो टाइड, इसको अपन क्या बोल देते हैं, लो टाइड। द रिदमिक राइज एंड फॉल ऑफ ओशन वाटर twice in a day is called tide. It is the high tide when water covers much of the shore by rising to its highest level. High tide कब है, जब पानी अपने highest level तक rise कर गया। और low tide कब है, when water falls to its lowest level and recedes from the shore. Low tide कब है, जब water अपने lowest level तक fall कर गया। तो एक चीज़ तो ये कि tide होती क्या है, the rhythmic rise and fall of the ocean water। और टाइड्स एक होती है हाई टाइड जब वाटर अपने हाईएस्ट लेवल तक आ जाए, और दूसरी होती है लो टाइड जब वाटर अपने लोवेस्ट लेवल तक आ जाए। हाई टाइड होती है और लो टाइड होती है। अब सवाल ये आता है कि ये जो हाई टाइड है, ये जो लो टाइड है, ये जो पानी का मूवमेंट है ऊपर और नीचे की तरफ, ये किसकी वजह से होता है? ये होता है बिकॉज ऑफ द स्ट्रॉन्ग ग्रेविटेशनल पुल एक्सर्टेड बाय द सन एंड द मून ऑन द अर्थ सरफेस। अर्थ के सरफेस के ऊपर सन और मून का जो ग्रेविटेशनल पुल एक्ट कर रहा होता है, उसकी वजह से वाटर ऊपर नीचे जाता है, और इसी को अपन बोलते हैं टाइड्स। तो अपने को तीन चीजें समझ में आनी चाहिए। टाइड होती क्या है? टाइड होती है राइज एंड फॉल ऑफ द ओशन वाटर। दो टाइप की टाइड है, एक है हाई टाइड और एक है लो टाइड। और ये टाइड्स जनरेट क्यों हो रही हैं? ये जनरेट हो रही हैं सन और मून का जो ग्रेविटेशनल पुल लग रहा है अर्थ के सरफेस के ऊपर, इसकी वजह से होती है टाइड्स जनरेट। अच्छा, ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ द सन और मून के बारे में बात हो ही रही है, तो एक चीज़ और याद रखो कि मून अर्थ के सरफेस के ऊपर जो ग्रेविटेशनल फोर्स लगाता है वो सन के ग्रेविटेशनल फोर्स के कंपैरिजन में दुगना होता है, बिकॉज अर्थ और मून के बीच में जो डिस्टेंस है वो बहुत कम है इन कंपैरिजन टू द डिस्टेंस बिटवीन द सन एंड द अर्थ। सन और अर्थ के बीच में बहुत ज़्यादा डिस्टेंस है, इसलिए सन हल्का या कम ग्रेविटेशनल फोर्स लगाता है अर्थ के सरफेस के ऊपर। और क्योंकि अर्थ और मून के बीच में डिस्टेंस बहुत कम है, तो मून लगभग दुगना ग्रेविटेशनल फोर्स लगाता है अर्थ के सरफेस के ऊपर। और इसी वजह से अर्थ सरफेस का वो हिस्सा जो मून की तरफ होता है, उस हिस्से के ऊपर जितना भी पानी होगा वो मून के ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से खिंचेगा तो ऊपर की तरफ राइज करेगा, और जब ये ऊपर की तरफ राइज करेगा तो इसी को अपन बोलते हैं हाई टाइड। बेसिकली हो क्या रहा है, ये मान लेते हैं अर्थ है और ये मान लेते हैं कि मून है। अब अर्थ का ये सरफेस जो कि मून को फेस कर रहा है, मून इसके ऊपर लगा रहा है ग्रेविटेशनल पुल। ग्रेविटेशनल पुल की वजह से पानी जो है वो ऊपर राइज कर रहा है, और पानी का ये जो ऊपर राइज करना है इसी को अपन बोल रहे हैं हाई टाइड। The water of the earth closer to the moon gets pulled under the influence of the moon's gravitational force and causes high tide. दो और सिनेरियोज देखो, ये है फुल मून। बेसिकली जब मून अर्थ और सन के बीच में हो तो बुलाया जाता है फुल मून, और ये है न्यू मून। जब अर्थ सन और मून के बीच में हो तो बुलाया जाता है न्यू मून। ये जब फुल मून होता है और जब न्यू मून होता है, इसका बेसिक आइडिया है, मतलब जब सन, मून और अर्थ एक लाइन में हो, सेम लाइन में हो, तब टाइड्स कैसे जनरेट होती हैं। बड़ा सिंपल है समझना। देखो, अर्थ के सरफेस के ऊपर मून का जो ग्रेविटेशनल पुल लग रहा है वो इस साइड में लग रहा है, और सन का भी जो ग्रेविटेशनल पुल है वो इस साइड में लग रहा है। मतलब दोनों ग्रेविटेशनल पुल्स जो हैं वो एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट कर रहे हैं, एक दूसरे को सपोर्ट कर रहे हैं। इसका सिंपल सा मतलब क्या हुआ कि अर्थ के सरफेस के ऊपर जो पानी है वो ज़्यादा राइज करेगा तो हाई टाइड बनेगी, और ज़्यादा राइज कर रहा है इसका मतलब ये है कि जो पानी है वो अपने हाईएस्ट लेवल तक राइज कर रहा है। सेम न्यू मून के केस में है। अब जो मून का ग्रेविटेशनल पुल है वो इस साइड में है, और जो सन का ग्रेविटेशनल पुल है वो इस साइड में है। मतलब मून अपना इंडिपेंडेंटली ऑपरेट कर रहा है, सन अपना इंडिपेंडेंटली ऑपरेट कर रहा है, दोनों अपोजिट साइड्स में है। यहाँ पे भी जो पानी है वो ऊपर की तरफ राइज होगा, यहाँ पे भी जो पानी है वो ऊपर की तरफ राइज होगा। बेसिकली हाई टाइड बनेगी, और पानी जो है वो अपने हाईएस्ट लेवल तक जाएगा। और ये जो फुल मून के टाइम पे, न्यू मून के टाइम पे हाई टाइड जनरेट हो रही है, इसको अपन बुलाते हैं स्प्रिंग टाइड। क्या बुलाते हैं? स्प्रिंग टाइड।
देखो, ड्यूरिंग द फुल मून एंड द न्यू मून डेज सन, मून एंड द अर्थ आर इन द सेम लाइन एंड द टाइड्स आर हाईएस्ट, दीज टाइड्स आर कॉल्ड स्प्रिंग टाइड्स। लेकिन जब मून अपने फर्स्ट क्वार्टर में या लास्ट क्वार्टर में हो, बेसिकली जब सन, अर्थ और मून एक तरीके से 90 डिग्री एंगल पे हो, तो मून का ग्रेविटेशनल पुल तो इस साइड में है और सन का ग्रेविटेशनल पुल इस साइड में है। मतलब मून पानी को इस तरफ खींच रहा है और सन पानी को इस तरफ खींच रहा है। मतलब अब जो है ग्रेविटेशनल फोर्स जो है वो एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट नहीं कर रहा है, एक दूसरे के अगेंस्ट में ऑपरेट कर रहा है। और इसका सीधा सा मतलब क्या है कि पानी जो है वो नीचे की तरफ जाएगा, मतलब लो टाइड जनरेट होगी। और ये मून, अर्थ और सन के 90 डिग्री होने पे जो लो टाइड जनरेट होती है उसे अपन बुलाते हैं नीप टाइड। उसे अपन क्या बुलाते हैं? नीप टाइड। वही लिखा हुआ है, बट व्हेन द मून इज इन इट्स फर्स्ट एंड द लास्ट क्वार्टर द ओशन वाटर्स गेट ड्रॉन इन डायगोनली अपोजिट डायरेक्शंस बाय द ग्रेविटेशनल पुल ऑफ सन एंड मून रिजल्टिंग इन लो टाइड्स। दीज टाइड्स आर कॉल्ड नीप टाइड्स। जब सन, मून और अर्थ एक लाइन में हो तो ग्रेविटेशनल पुल्स जो हैं वो एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करते हैं और इसकी वजह से वाटर जो है वो राइज करता है, हाई टाइड बनती है और इस हाई टाइड को अपन बुलाते हैं स्प्रिंग टाइड। लेकिन जब सन, अर्थ और मून 90 डिग्री के एंगल पे हो तो जो ग्रेविटेशनल पुल लगते हैं वो एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट नहीं करते हैं, अगेंस्ट में लगते हैं और इसकी वजह से पानी नीचे जाता है, लो टाइड जनरेट होती है और इस लो टाइड को अपन बुलाते हैं नीप टाइड। बड़ी सिंपल सी अंडरस्टैंडिंग है। अच्छा, जब भी हाई टाइड होगी तो उसका फ़ायदा नेविगेशन में होगा, बिकॉज जब भी पानी जो है वो ऊपर तक भरा होगा तो बोट्स वगैरह चलाना, शिप्स वगैरह चलाना ईजी होगा। तो हाई टाइड्स हेल्प इन नेविगेशन, क्योंकि वाटर लेवल राइज हो गया है, वाटर लेवल अपने हाईएस्ट पॉइंट तक आ गया है, तो जो शिप्स वगैरह हैं वो ईजीली सेल कर पाते हैं। हाई टाइड्स में फिशिंग करने वालों को भी फ़ायदा होता है, बिकॉज पानी ऊपर तक आ गया है, मतलब फिशेस जो हैं वो ऊपर तक आ गई हैं और जो फिशेस ऊपर तक आ गई हैं उनको पकड़ना ईजी होता है। दस इट इनेबल्स फिशरमैन टू गेट अ प्लेंटीफुल ऑफ कैच। और अपन ने एक टर्म सुना होगा या आगे चल के अपन फॉर श्योर सुनेंगे, टाइडल एनर्जी। ये जो राइज एंड फॉल ऑफ वाटर हो रहा है, ये जो हाई टाइड और लो टाइड्स बन रहे हैं, इनको इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के भी काम में लिया जाता है। ये इलेक्ट्रिसिटी कैसे जनरेट की जाती है हाई टाइड से, लो टाइड से, उसके बारे में बातचीत अपन करेंगे आगे वाली क्लासेस में। पहला मूवमेंट कौन सा था? वेव्स के थ्रू। दूसरा मूवमेंट कौन सा है? टाइड्स के थ्रू। और तीसरा ओशन का सर्कुलेशन है, ओशन करंट्स के फॉर्म में। बेसिकली ये जो ओशन का वाटर है ये कॉन्स्टेंटली मूव कर रहा है। ओशन करंट्स आर स्ट्रीम्स ऑफ वाटर फ्लोइंग कॉन्स्टेंटली ऑन द ओशन सरफेस इन अ डेफिनेट डायरेक्शन। ओशन सरफेस के ऊपर जो पानी है वो जब किसी डेफिनेट डायरेक्शन में मूव करता रहता है तो उसको बोलते हैं अपन ओशन करंट। जैसे ये जो पानी है, इधर डायग्राम में अगर देखोगे आप तो ये पानी ऐसे मूव करके ऐसे ऐसे जा रहा है, कुछ पानी ऐसे मूव करके ऐसे नीचे की तरफ आ रहा है। ये जो एक पर्टिकुलर डेफिनेट डायरेक्शन में वाटर का मूवमेंट है ओशन सरफेस के ऊपर, इसी को अपन बुलाते हैं ओशन करंट। और ओशन करंट जो हैं वो कुछ वार्म होते हैं, कुछ कोल्ड होते हैं। वार्म ओशन करंट्स होते हैं और कोल्ड ओशन करंट्स होते हैं। जैसे बड़ा सिंपल है, जो भी पानी इक्वेटर की तरफ से मूव करके जा रहा होगा, एक बार इसको डिलीट कर लेते हैं फिर दोबारा से देखते हैं। देखो, जो भी पानी इक्वेटर की तरफ से मूव करके जा रहा होगा, इक्वेटर सबसे ज़्यादा गर्म रहता है, तो इक्वेटर के अंदर जो भी पानी होगा ओशन सरफेस पे वो भी गर्म होगा। तो इक्वेटर की तरफ से जो भी पानी मूव करके जा रहा होगा उसे अपन बोलेंगे वार्म करंट। और जो भी पानी इधर पोलर रीजन्स की तरफ से आ रहा होगा उसे अपन बोलेंगे क्या? उसे अपन बोलेंगे कोल्ड करंट। जैसे एक नाम याद रखो, लेब्राडोर करंट। ये लेब्राडोर करंट कैसा है? ये कोल्ड करंट है, बिकॉज ये कहाँ से आ रहा है? ये आ रहा है पोल्स की तरफ से। इधर गल्फ स्ट्रीम लिखा हुआ है, ये कैसा करंट है? ये वार्म करंट है, बिकॉज ये कहाँ से आ रहा है? ये इक्वेटर की तरफ से मूव करके आ रहा है। और इक्वेटर की तरफ क्योंकि पानी गर्म होता है तो उसको बोल देते हैं अपन वार्म करंट। और पोल्स की तरफ से जो पानी आ रहा है, जो ओशन करंट आ रहा है, और क्योंकि पोल्स ठंडे होते हैं तो अपन बोल देते हैं उसको कोल्ड करंट। और वही लिखा हुआ है, जनरली द वार्म ओशन करंट्स ओरिजिनेट नियर द इक्वेटर एंड मूव टुवर्ड्स द पोल। द कोल्ड करंट्स कैरी वाटर फ्रॉम पोलर और हायर लैटिट्यूड्स टू ट्रॉपिकल और लोअर लैटिट्यूड्स। लेब्राडोर ओशन करंट कोल्ड करंट है, अभी अपन ने देखा। और गल्फ स्ट्रीम जो है वो वार्म करंट है, अभी अपन ने देखा। ये जो ओशन करंट्स हैं ये फॉर्म कैसे होते हैं, इनके फॉर्मेशन के पीछे, ये जो वाटर मूव हो रहा है इसके मूवमेंट के पीछे रीजंस क्या हैं,
उनको अपन आगे वाली क्लासेस में पढ़ेंगे। जैसे प्लेनेटरी विंड्स जो अपन ने पढ़ी थी, ट्रेड विंड्स वगैरह, वो रिस्पॉन्सिबल होती हैं इनके लिए। टेम्परेचर डिफरेंसेस भी रिस्पॉन्सिबल होता है इसके लिए। सैलिनिटी ऑफ द ओशन इज ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर ओशन करंट्स। इसके अलावा अर्थ के रोटेशन की वजह से कोरियोलिस फोर्स नाम की एक चीज़ लगती है, वो भी रिस्पॉन्सिबल है ओशन करंट्स के लिए। लैंड की जो शेप है वो भी रिस्पॉन्सिबल है ओशन करंट्स के लिए। लेकिन ये ओशन करंट्स कैसे जनरेट होते हैं, ये वाटर कैसे मूव हो रहा है, उसकी डिटेल में बातचीत अपन आगे चलते हुए करेंगे। फिलहाल के लिए इतना याद रखो कि ये जो ओशन सरफेस के ऊपर पानी मूव कर रहा है डेफिनेट डायरेक्शन में, इसी को अपन बुलाते हैं ओशन करंट्स। और ओशन करंट्स जो हैं वो वार्म होते हैं और कोल्ड होते हैं। बेसिकली इक्वेटर के रीजन में जो पानी जनरेट हो रहा है और पोल्स की तरफ मूव कर रहा है उसको अपन बोल देते हैं वार्म करंट, और पोल्स की तरफ से जो पानी इक्वेटर की तरफ आ रहा है उसे अपन बोल देते हैं कोल्ड करंट। एग्जाम्पल के तौर पे लेब्राडोर ओशन करंट कोल्ड करंट है, गल्फ स्ट्रीम जो है वो वार्म करंट है। और ये जो ओशन करंट्स होते हैं ये किसी भी जगह की टेम्परेचर कंडीशंस को भी इन्फ्लुएंस करते हैं। बड़ा सिंपल है, ये इक्वेटर की तरफ से कोई पानी है, कोई ओशन करंट है जो मूव करके जा रहा है। ये जो पानी है ये वार्म है, ये गर्म है। जब ये किसी ठंडी जगह पे जाएगा, किसी ऐसी जगह के पास में जाएगा जहाँ पे टेम्परेचर कम है, तो वहाँ की जो टेम्परेचर कंडीशंस हैं वो इस गर्म पानी की वजह से चेंज होंगी या नहीं होंगी। ठंडे पानी में गर्म पानी मिलेगा तो टेम्परेचर कंडीशंस चेंज होंगी या नहीं होंगी। वैसे ही अगर कोई कोल्ड करंट है, पोलर रीजन से आ रहा है और इक्वेटर की तरफ आ रहा है, तो जब ये आ रहा है तब तो ये कोल्ड है, लेकिन ये इक्वेटर के वार्म पानी में आके मिलेगा तो इक्वेटर की जो टेम्परेचर कंडीशंस हैं वो थोड़ी बहुत चेंज होंगी या नहीं होंगी, वो तो होंगी। तो यही लिखा गया है, द ओशन करंट इन्फ्लुएंस द टेम्परेचर कंडीशंस ऑफ द एरिया। और जहाँ पे वार्म और कोल्ड करंट मिलते हैं वो दुनिया के सबसे अच्छे फिशिंग ग्राउंड्स होते हैं, बिकॉज पानी की जो कंडीशन होती है वो फिशिंग के लिए एकदम एक्यूरेट होती है। सीज अराउंड जापान एंड ईस्टर्न कोस्ट ऑफ नॉर्थ अमेरिका आर सच एग्जाम्पल्स। वार्म और कोल्ड करंट जो हैं वो जापान के आसपास आके मिलते हैं। देखो ये है जापान, ऊपर से आ रहा है कोल्ड करंट और नीचे से आ रहा है वार्म करंट। यहाँ पे आके वार्म और कोल्ड करंट मिलता है तो यहाँ पे जो फिशिंग ग्राउंड्स हैं वो बहुत अच्छे हैं। दूसरा, नॉर्थ अमेरिका में भी अगर देखोगे तो ऊपर से आ रहा है ये कोल्ड करंट, नीचे से आ रहा है ये वार्म करंट। ये जो एरिया है यहाँ पे वार्म और कोल्ड करंट दोनों आके मिल रहे हैं, मतलब यहाँ पे भी फिशिंग के लिए आइडियल ग्राउंड्स हैं। ये जो वार्म करंट्स हैं, कोल्ड करंट्स हैं, ये बेहद इंपॉर्टेंट हैं ज्योग्राफी के पॉइंट ऑफ व्यू से। लेकिन अभी 7th क्लास में इसके बारे में बहुत ज़्यादा डिटेल में बात नहीं करेंगे अपन। जैसे जैसे अपन आगे क्लासेस में जाएंगे तो अपन देखेंगे और ज़्यादा डिटेल में इन सब के बारे में। और इसके साथ ही पूरा चैप्टर खत्म हो गया है। वेव्स के बारे में हमने बात कर ली। वेव्स क्या होती हैं? बेसिकली विंड जो फ्लो कर रही है उसकी वजह से जो वाटर मूव हो रहा है उस मूवमेंट को अपन बोलते हैं वेव्स। और वेव्स जो हैं वो डिस्ट्रक्टिव हो सकती हैं डिपेंडिंग अपॉन कि विंड की स्पीड कितनी है। फिर दूसरा अपन ने पढ़ा टाइड्स। टाइड्स क्या होती हैं? टाइड्स बेसिकली होती हैं सन और मून के ग्रेविटेशनल पुल की वजह से जो वाटर का लेवल राइज होता है और जो वाटर लेवल नीचे जाता है उसको अपन बोलते हैं टाइड। हाई टाइड होती है और लो टाइड होती है। और तीसरा हमने बात करी है ओशन करंट्स के बारे में। ओशन करंट्स को अगर सिंपल तौर पे याद रखना है 7th क्लास के हिसाब से, तो ओशन सरफेस के ऊपर जो भी पानी है वो डेफिनेट डायरेक्शन में मूव करता है। इसी मूवमेंट को अपन बोलते हैं ओशन करंट। 2 तरीके के ओशन करंट्स हैं, एक होता है वार्म करंट, दूसरा होता है कोल्ड करंट। जैसे लेब्राडोर ओशन करंट जो है वो कोल्ड करंट है बिकॉज पोलर रीजन से आ रहा होता है, और गल्फ स्ट्रीम जो है वो वार्म करंट है बिकॉज इक्वेटर की तरफ से आ रहा होता है। और इसके साथ आज की अपनी बातचीत खत्म हो गई। कोई डाउट हो प्लीज़ कमेंट, वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर लो। थैंक यू वेरी मच।